हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो ठंड का मौसम आ गया और ठंड भी हो गई है। ठीक है। होपफुली आप सब रिकवर कर रहे होंगे अच्छे से। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, और नहीं है तो हो जाएंगे। ठीक है। सारा खेल पेशेंस का है। पेशेंस रखें जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है। और डेडिकेशन अपनी दिखाएं, फुली डेडिकेटेड रहें और पेशेंस, अपना पेशेंस रखें। ठीक है। और अपना धैर्य मत टूटने दें। आप सब ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। कुछ टाइम पास बातें, ठीक है, और टाइम पास डिस्कशन होगी अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो चलो थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं कि डाइट का बता दो, डाइट का बता दो। तो मैं देखो आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपना बताता हूँ। जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया उससे पहले भी मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं खाऊं, सब कुछ खाऊं, है ना। पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर मैं दलिया खाने पे आ गया। फिर दलिया खा के मैं बहुत टाइम, 1 साल मैं दलिए पे रहा हूँ। चलो वो सब छोड़ो, ट्रीटमेंट के बाद बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है। देखो, जब ट्रीटमेंट शुरू किया साइकेट्रिस्ट से, तो चावल खाने पे मुझे चुभते थे पेट में जाके। चावल खाते ही चुभते थे। ठीक है। तो मैं रोटी खाता था, दूध, दूध से बनी हुई कोई चीज़ कभी रेयर ले ली। हाँ, अगर पनीर ज़्यादा लेता था तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। अगर पनीर मैंने खा लिया, किसी शादी में गया हूँ, किसी फंक्शन में गया हूँ, अगर पनीर की सब्ज़ी ले ली तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। ठीक है। तो खाने में तो मैं, देखो तुम्हें ये बताता हूँ, बहुत फ्लक्चुएशंस रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रही हैं। तुम सोचो कि मैं ट्रीटमेंट लेते ही सब कुछ मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं। देखो, डायरिया वाले फिर भी खा सकते हैं, उन्हें नीचे तकलीफ़ नहीं होती कि उन्हें हार्ड आ रही है तो नीचे चुभेगा, नीचे फिशर है, पाइल्स है। ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं ना, उन्हें शुरू के 3, 4 या 5 महीने बहुत ही मतलब केयरफुली रहना पड़ता है। केयरफुली इन द सेंस कि नीचे नीचे तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, और क्या, अगर ज़्यादा हैवी खा लिया तो। मैं बताता हूँ, अगर मैं ज़्यादा मसाले वाला खा लेता था स्टार्टिंग में, ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद अगर ज़्यादा मसाले वाला खा लेता था, तो मुझे उसी टाइम 15-20 मिनट में पॉटी आ जाती थी। और या तो लूज़ लग जाएंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता था, ये मसाले वाले से बता रहा हूँ, अगर मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खा ली ना मैंने, तो मुझे थोड़ी देर में पॉटी आ जाएगी, या तो लूज़ बन के निकल जाएगी या कच्चा खाना निकल जाएगा। ठीक है। और अगर चावल ले लिए साथ में, पनीर वगैरह हैवी चीज़ ले ली, तो कॉन्स्टिपेशन कन्फर्म है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन शुरू करते ही उसी टाइम पॉटी नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी। पॉटी नॉर्मल अभी तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। और रोटी खाता था, पानी। कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेरे को एक ही चीज़ बहुत काम आई, जैसे विंटर्स में अमरूद, पका हुआ अमरूद खाना दिन में एक बार। और मैंने जो तुम्हें जूस का बताया था कि गाजर का जूस, उसमें नींबू वगैरह डलवा के, चुकंदर भी डलवा के, ठीक है, और ऑरेंज मिक्स करवा के दिन में एक गिलास बड़े वाला पीता था, तो उससे मेरी कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल हो जाती थी। मतलब सुबह ऐसी पोटी आ जाती थी कि जो निकलने लायक हो जाती थी। ठीक है। उतनी नहीं फंसती थी। तो इस तरह धीरे धीरे धीरे। और देखो, जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है ना, वो मैक्सिमम हमारा इंटेस्टाइन में बनता है। जब वो बनने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। और ये जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है, SSRI मेडिसिन होती हैं, और ये जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन होती हैं, ये उस हार्मोन को बढ़ा देती है। तो उससे भूख इतनी ज़्यादा लगने लगती है कि आप मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा जिन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, कि इतना सब खाने के बाद भी 3-4 घंटे बाद ऐसा लगता है पेट खाली का खाली, कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है। तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाया है। तो होता क्या है, वो इतनी ज़्यादा, वो हैप्पीनेस हार्मोन, वो जो आपका डाइजेशन इंप्रूव करने वाला हार्मोन, जो आपके भूख बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, वो इतना ज़्यादा बनने लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो। तो देखो, बात मैं इतनी सी कह रहा हूँ, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर डायरिया है, थोड़ा ठीक है, तुम अपने हिसाब से खाओ, जो भी है, तुम्हें कम से कम नीचे तो वो करके नहीं निकल रहा है ना पाइल्स फिशर में। लेकिन स्पेशली कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए आप ऐसा खाना खाओ कि आप शुरू के 3, 4, 5 महीने, ठीक है, कि आपको नीचे इंजरी करके ना निकले। जो मैंने जूस वाला बताया है वो ज़रूर करो। ठीक है। इस तरह से डाइट मैनेज करो। और क्या कहते हैं, तो जब आपकी भूख इतनी बढ़ जाएगी ना, जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन असर करने लगेंगी, आपका कुछ टाइम बाद इतनी भूख लगा करेगी, इतनी भूख कि आप सब कुछ ही खाने लगो, फिर सबको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन जो हार्ड आता है ना आगे से, जो आगे से हार्ड आता है वो धीरे धीरे मैनेज होता है। एक टाइम पे मुझे लगता था कि मेरा आईबीएस बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब ठीक है, पेट भी दर्द नहीं हो रहा है, शांत है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही थी। 2 दिन नॉर्मल आ गई गलती से, मैं ट्रीटमेंट के दौरान की बात बता रहा हूँ, जब ट्रीटमेंट चल रहा था, अगर नॉर्मल आ भी गई तो 3-4 दिन बाद वो एकदम से हार्ड आ जाती थी। मुझे लगता था यार अब तो सब कुछ डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, पेट में गैस भी कम बन रही है और क्या कहते हैं, अब मुझे सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन 3-4 दिन बाद ना वो फिर से हार्ड आ जाती थी, फंस जाती थी और मेरा सारा हौसला टूट जाता था, ठीक है, सारा मोटिवेशन टूट जाता था। लेकिन हार नहीं माननी, ये फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। एक टाइम पे तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, 3-4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद तुम्हें फिर से वैसी पोटी आएगी कि सारा तुम्हारा मोटिवेशन ख़त्म का ख़त्म, ठीक है। ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। बहुत यार, मतलब पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है, मैं सच बता रहा हूँ, पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपका आईबीएस नया नया है, हो सकता है शुरू के 2-3 महीने में ही बिल्कुल आप ठीक हो जाओ, निकल जाओ, और 2-3 महीने और मेडिसिन चला के 6-7 महीने में डॉक्टर बंद कर दे मेडिसिन, अगर बिल्कुल नया नया आईबीएस है, ठीक है, और शुरू में ही तुम्हारे सिम्टम इंप्रूव हो जाए। लेकिन अगर क्रॉनिक है ना, 2-3 साल पुराना कम से कम अगर आईबीएस है, तो भाई बहुत फ्लक्चुएशंस होएंगी, अप्स एंड डाउन्स, और धीरे 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 नॉर्मल होगा, ठीक है। मैं जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि आप लोगों का वज़न बढ़ता है, वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से बढ़ता है, मतलब उन गोलियों से बढ़ता है। भाई तुम ये बताओ, वो इतने एमजी की छोटी छोटी गोलियां हैं, वो तुम्हारा 3 किलो 4 किलो 5 किलो वज़न कैसे बढ़ा देंगी? वज़न उन गोलियों से नहीं बढ़ा है, वज़न बढ़ा है कि उन गोलियों ने तुम्हें भूख लगाई, तुम्हारा खाना डाइजेस्ट करना शुरू किया और वो खाना तुम्हें लगने लगा, तुम्हारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब भूख लग रही है उन मेडिसिन की वजह से, जो हार्मोन बन रहा है जिससे तुम्हारा डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। पहले तुम जितना मर्जी मीठा खा लो, कुछ खा लो, तुम्हें फ़ैट नहीं मिलता था, नहीं, तुम्हारी बॉडी नहीं करती थी, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन डाइजेशन इम्प्रूव करनी है, तुम्हें खाना लग रहा है और तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है, तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो उन मेडिसिन की वजह से, इसलिए वज़न बढ़ रहा है, ना कि वो इतनी गोलियाँ, उसमें कोई फ़ैट नहीं है, उसमें कोई कैलोरीज़ नहीं है कि जो वज़न बढ़ा देंगी। वज़न फ़ैट और कैलोरी से ही बढ़ता है, जो खाने में ही होता है। वो खाना आपको ढंग से लग रहा है क्योंकि आप वो मेडिसिन असर कर रही हैं, वो डाइजेस्ट करने वाला हार्मोन बन रहा है, हैप्पीनेस हार्मोन बन रहा है, तो चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं और आपका वज़न बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से वज़न बढ़ता है, उसका रीज़न ये है कि वो आपका डाइजेशन अच्छा कर देती है, ठीक है, आपकी भूख बढ़ा देती है। कहाँ आपको आईबीएस में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी और कहाँ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि फिर ऑटोमेटिकली आपका वज़न बढ़ता है, ठीक है। तो वज़न बढ़ने का सिंपल सा रीज़न ये है। और जो मैं कह रहा था कि देखो भाई, बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी, अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप फ्लक्चुएशंस को झेल सकते हो, अपना दिमाग वहाँ से हटा सकते हो, बार बार आईबीएस के बारे में नहीं सोच सकते, तभी आप आईबीएस में से ईजिली निकल पाओगे, ठीक है। अगर कुछ होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि नहीं यार मेरा तो हो नहीं रहा, मेरे को सिर्फ 70% आराम है, हफ्ते बाद फिर से वही सिम्टम आ जाते हैं, 1 महीना ठीक चला, 1 महीने बाद फिर से अब वैसा ही हो रहा है पहले जैसा, वो हार मान जाते हैं, फिर वो ठीक नहीं होते। यार अगर मैंने तुम्हें कहा है कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के अंडर रहो, अगर वो 1 साल कोर्स चला रहा है, 7 महीने 8 महीने चला रहा है या 1.5 साल चला रहा है, तो उससे पहले भी गिव अप क्यों कर रहे हो 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में? उसने जो ड्यूरेशन मांगी है साइकेट्रिस्ट ने, वो तो दो उसे, वो तो कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो साल कह रहा है, 7 महीने 8 महीने या 1.5 साल कह रहा है, डॉक्टर खुद कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, वो ड्यूरेशन तो कंप्लीट करो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तब बात करो, है ना। तुम उसे नहीं कर रहे हो 1-2 महीने में, 3 महीने में कि भैया 1 महीने सही चला, 1 महीने बाद फिर से वही सिम्टम आ रहे हैं, तो आप बीच में हार मान रहे हो और कोर्स बंद कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा कभी भी ठीक। सारा डेडिकेशन का खेल है और पेशेंस का खेल है, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊं, साइकेट्रिस्ट के कोर्स के जब कोर्स चल रहा था, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन मेरे को पोटी ठीक आई है, ठीक इन द सेंस खाना खाया 1-2-3 घंटे बाद पोटी आ गई और वो सॉफ्ट आ गई, नॉर्मल आ गई, ठीक है। फिर ऐसा होता था 2-3 दिन पोटी ही नहीं आई, ठीक है, फिर वो हार्ड आती थी। अब अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देता, साइकेट्रिस्ट का कोर्स छोड़ देता, कभी ठीक ना होता। मैं हर वीडियो में एक पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। जब साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू होगा ना, तो डोज बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे डोज कम होने शुरू,
देखो डोज बढ़ेंगे तो तुम्हारा वो मतलब बॉडी उस मेडिसिन के लेवल पे आ जाएगी, ठीक है, सब कुछ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उस टाइम कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन मैं हर वीडियो में एक बात कह रहा हूँ कि जब डोजेज़ कम होंगे ना फ्यूचर में, मान लो वो 75% या 50% होते हैं, उसी टाइम तुम्हारी पॉटी भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। बस तुम्हें तब तक का वेट करना है कि जब डोजेज डिक्रीज़ होने शुरू होंगे कुछ महीने बाद। और ये सबके केस में अलग होता है, किसी के महीने में, किसी के बारी मतलब किसी के लिए डॉक्टर 6 महीने में डोजेस कम कर देंगे, किसी के लिए 3 महीने में कम करना शुरू कर देंगे, किसी के लिए हो सकता है साल बाद डोज कम करें। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और मैंने मेडिसिन्स बताई हैं, मैंने वो बताई हैं जिनसे मैं ठीक हुआ, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन मत करो कि डॉक्टर ने हमें एमिट्रिप्टिलिन दी है या पैरोक्सिटिन दी है, ठीक है। जो डॉक्टर दे रहे हैं उन्होंने डिग्रीज़ करी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो वो दे रहे हैं वो लो आप, ठीक है। हाँ, अगर 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी असर नहीं हो रहा है तो मेरी मेडिसिन डॉक्टर से पूछ सकते हो कि इनसे कोई और ठीक हुआ है, कई लोग ठीक हुए हैं, क्या आप इनमें से कुछ मेडिसिन दे सकते हो। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो कि अगर डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन नहीं दी है तो किसी और से आप ठीक नहीं होंगे, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो गलतियाँ करी हैं मैं सिर्फ वो गलतियाँ बता रहा हूँ। अगर मैंने बोला है ना और डॉक्टर ने बोला है कि ये सारी मेडिसिन्स है और इसमें गैस का कैप्सूल भी लेना है, तो वो लेना है। मैं पता है क्या करता था, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले ली, वो भी बीच में शुरू में क्या करता था, अपनी मर्जी से कुछ ले ली कि यार ये वाली सही लग रही है, गूगल पे उसके बारे में सर्च किया, ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली रहने देता हूँ। और गैस के कैप्सूल मैंने शुरू में नहीं लिए, 1 महीना 2 महीना नहीं लेता था, जब मैं अदर साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा था, खुद से ही डॉक्टर बनता था, ठीक है। क्यों नहीं लेता था, मैं सोचता था यार गैस के कैप्सूल के पैसे बचाओ, जब ये पेट की बीमारी है ही नहीं तो गैस के कैप्सूल की क्या ज़रूरत है। नहीं, पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए अगर जड़ से ठीक होना है। ये मत सोचना कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेते हैं, गैस का कैप्सूल नहीं लेते, नहीं। वो न्यूट्रलाइज करेगा, अंदर छोटा मोटा अल्सर होगा अगर पेट में, उसे भी हील करता रहेगा, साथ के साथ एसिड को कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती मैंने करी शुरू में कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेता रहा, वो भी अपनी मर्जी से सोच के कि ये वाली रहने देता हूँ, और गैस का कैप्सूल नहीं लेता था कि इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। जब गैस्ट्रो की किसी भी दवाई से ठीक नहीं हुई गैस, इससे कहाँ हो जाएगी। ये गलती मत करना, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है, साथ में गैस का कैप्सूल बहुत ज़रूरी है। ये मत कहो कि हमें गैस नहीं बनती तो हम नहीं लेंगे, कई लोगों को साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन से गैस बनने लग जाती हैं, ठीक है। तो साथ में सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल ज़रूर लेना है, ठीक है। इवन जब विकास गुप्ता जी से मेरी बहुत साल पहले बात हुई थी तो उन्होंने मुझे गैस का कैप्सूल और वो साथ में मेडिसिन बोली थी, उसमें भी मैंने गैस का कैप्सूल नहीं लिया, तो वो मेरी गलती थी ना, ठीक है। तो गैस का कैप्सूल नहीं लोगे तो खट्टी डकारें ये साथ में मैनेज नहीं होएगी, अगर कोई छोटा मोटा अल्सर है वो भी हील फिर कैसे होगा, ठीक है। तो साथ में जब तक कोर्स चलेगा तब तक गैस का कैप्सूल लो। ये मत सोचना कि पैसे बचाने हैं तो हम गैस का कैप्सूल रहने देते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि ये ऐसे लेना है तो वो वैसे लो। इसके पीछे हमारा बहुत धक्के हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, हम कुछ सोच के ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हर चीज़ भुगतने के बाद ही आपको बता रहे हैं कि क्यों लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करके जो साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो लो, साथ में गैस का कैप्सूल लो, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो रेबेपेराजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन होता है खाली पेट गैस का कैप्सूल, उससे क्रैम्प होते हैं। देखो, कईयों में क्रैम्प हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी इंटेस्टाइन पहले ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखी है, तो डोमपेरिडोन है वो आपका थोड़ा मतलब इंटेस्टाइन को थोड़ा सा फास्ट करता है, तो हो सकते हैं क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो नॉर्मेक्सिन या क्लोस्पेक्स तो साथ में है ही, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायरिया वाले लोग हैं, तो आप डोमपेरिडोन वाला कॉम्बिनेशन रहने दो, सिर्फ रेबेपेराजोल ले लो, जो सिर्फ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, एसिड को कम करेगा, खट्टी डकार, जलन पेट में, ठीक है, खट्टा पानी मुंह में आना, वो उसे मैनेज करेगा। आपके इंटेस्टाइन को फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डोमपेरिडोन वाला आप नहीं ना लो, आप सिर्फ अकेला रेबेपेराजोल वाला ले सकते हो जिसमें सिर्फ रेबेपेराजोल सॉल्ट हो, ठीक है, सुबह खाली पेट। तो मैं ना वो चीज़ तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह फ्लक्चुएशंस होके आपका नॉर्मल पॉटी आनी शुरू होती है, वो चीज़ मैं समझा नहीं पाऊँगा, वो एक्सपीरियंस के साथ ही होती है। बस ये समझ लो कि जब तक कोर्स चल रहा था तो बहुत बार दिल टूटा कि यार ये तो फिर से सिम्टम आ रहे हैं। 4 दिन ठीक रहता, 5वें दिन 6ठे दिन फिर से हार्ड आनी स्टार्ट, फिर से फंस जाती थी, ठीक है।
फिर ऐसा करते करते जब कुछ मंथ बाद डोज कम होने लगे तो पॉटी सॉफ्ट होनी शुरू हुई, ठीक है। और जैसे ही मतलब जब कोर्स बिल्कुल बंद हुआ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब कोर्स बिल्कुल बंद भी हो गया ना, उसके बाद भी 5-10 दिन बाद भी ऐसा होता था कि हार्ड पॉटी फिर से आ गई। लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़े को 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हुए ना, उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट आनी स्टार्ट। जब मेडिसिन का सारा असर उतर गया, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ने जो 1 साल 1.5 साल मेरे दिमाग के और पेट के साथ किया, जब उसका असर बिल्कुल उतर गया, दिमाग पहले वाले लेवल पे आ गया, पेट पहले वाले लेवल पे आ गया, उसके बाद नॉर्मल पॉटी आना स्टार्ट, कोई म्यूकस नहीं, कुछ नहीं। तो तुम समझ रहे हो, इवन कोर्स ख़त्म होने के बाद भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी कभी कभी वो हार्ड आ जाती थी। लेकिन धीरे 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 पेट ने और माइंड को ऐसे एडजस्ट किया, उन दवाइयों का असर ख़त्म होता गया और धीरे धीरे वो बिल्कुल ख़त्म, अब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे को तो मतलब मैं सोचता हूँ ना जब वो IBS के बारे में, मुझे ऐसा लगता है वो कोई सपना था, कोई ड्रीम था, कोई बुरा ड्रीम था, ठीक है। तो कोर्स ख़त्म होने के बाद भी 3-4 महीने लग जाएंगे सेटल होने में, तुम्हें नॉर्मल आने में, एकदम नॉर्मल होने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोर्स कंप्लीट करो, फ्लक्चुएशंस आएंगी उन्हें इग्नोर करो। कॉन्स्टिपेशन वाले 4-5 महीने शुरू के डाइट नॉर्मल रखो, रोटी लो, देखो तुम्हें बताया, रोटी लो, सैलड लो, जूस लो, ठीक है। रोटी सब्जी खा सकते हो, ठीक है। पनीर से हो सके 4-5 महीने शुरू में दूर रहो। हाँ, लेकिन जो डायरिया वाले हैं उन्हें मैं कहता हूँ सब कुछ खाओ, क्योंकि मेडिसिन साथ में काम कर ही रही हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वाले भी सब कुछ खा सकते हैं, पर वो कैसे खाएं सब कुछ? अगर नीचे हार्ड आ गई तो नीचे छिल जाएगा, नीचे इंजरी हो सकती है, नीचे पाइल्स हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कंट्रोल है, ठीक है, क्यों वो कंट्रोल में रहें, ठीक है। तो देखो, सुबह शाम रोटी खाओ, रोटी सब्जी खाओ, चावल से बच के रहो, 4-5 महीने चावल हो सके तो अवॉइड करो। सुबह शाम दलिया खाओ, दिन में जूस लो, ठीक है। दूध से ब्लोटिंग हो रही है अगर, तो लस्सी ले लो, छाछ ले लो, मतलब दिन में, ठीक है। बस ये सब शुरू में कुछ ये खाओ, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। जैसे 4-5 महीने हो जाए ना, तो इतना इतना पनीर ट्राई करो कि क्या उससे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, डायरिया तो नहीं हो रहा है, तो इतना इतना लेना शुरू करो, फिर तुम्हें पता लगता रहेगा कि अब हैवी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़े एक्सपेरिमेंट ना तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से यार वीडियो से इतना ही बता सकता हूँ, तुम्हारे साथ तो हूँ नहीं वहाँ पे, है ना, तो मैं तुम्हें इतना ही बता रहा हूँ। मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करता रहता था, ठीक है। तो लेकिन 5-6 महीने बाद सब कुछ डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तुम्हें बात बता देता हूँ, जो है ब्लोटिंग, गैस। तो भाई गैस बहुत लेट जाती है, इतनी जल्दी नहीं जाती गैस। और पेट का दर्द, मैं अपना बताऊँ तो जब कोर्स का एंड होने वाला था, 9-10 महीने हो चुके थे, उस टाइम जाके आराम आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो तुम कहते हो ना ब्लोटिंग और पेट दर्द का कब आराम होएगा, तो मैं अपना बताऊं, क्योंकि मेरा IBS तो क्रॉनिक था, तो जब 9-10 महीने 11 महीने हो गए, तब जाके रिलीफ होना स्टार्ट हुआ था। और फिर बाद में ऐसा रिलीफ आता है कि एकदम से ही आना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू होता है लास्ट में, जब बिल्कुल ठीक होने पे आते हो तुम, ठीक है। तो पेट का दर्द और गैस ये बहुत लेट जाएगा, बहुत मतलब इसमें टाइम लगेगा, इसमें मत ये सोचो, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ने, देखो डॉक्टर ने अगर 6 महीने बोला है, 8 महीने बोला है, तो उससे पहले कोई क्वेश्चनिंग मत करो डॉक्टर से, उसके बाद कर सकते हो कि आपने 8 महीने बोला था। अगर डॉक्टर ने 1.5 साल बोला है, तो उससे पहले हर चीज़ को इग्नोर करो, उससे पहले कोई क्वेश्चनिंग मत करो, ठीक है। तब तक जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उन्हें इग्नोर करो, झेलो, ठीक है। जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उन्हें झेलो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पॉटी जाने से पहले कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाओ, कॉन्स्टिपेशन वाले अपने नीचे, ठीक है। उसकी गोली बना के फ्रिज में जमा के उसे अंदर इंसर्ट कर दो, इतनी सी, वो पिघल के, ठीक है। पॉटी जाने से 5 मिनट पहले और रात को सोने से पहले भी वो इतनी सी गोली इंसर्ट करके सो जाओ कोकोनट ऑयल की। तो हर टाइम अपना एनल है जो लुब्रिकेट रखो, ताकि फिशर से बचे रहो, हार्ड पॉटी के इंजरी से बचे रहो, ठीक है। डायरिया वालों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप डाइट को मैनेज करना है। और लेग्जेटिव का मैंने आपको बताया ही है कि कॉन्स्टिपेशन वाले अगर शुरू में लेग्जेटिव लो, किसी को आधा चम्मच से ही काम बन जाता है क्रेमेफिन प्लस से, किसी को 1 चम्मच लेना पड़ता है, किसी को 2 लेना पड़ता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इतना लो कि तुम्हें लूज़ ना लगाए, वो पोटे निकलने लायक हो जाए, ठीक है। तो 4-5 महीने बाद लेग्जेटिव को छोड़ के देखो, जब कोर्स चल रहा है ना साइकेट्रिस्ट का, तो 4-5 महीने बाद
उस लैक्सेटिव को छोड़ के देखो कि क्या अब उसके बिना आ रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही है तो फिर से उस लैक्सेटिव को कम कर दो, फिर कम में आनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे 5 महीने बाद छोड़ के देखो कि क्या लैक्सेटिव के बिना आ रही है। जहाँ पे लैक्सेटिव के बिना आनी शुरू हुई तो लैक्सेटिव छोड़ देना है, फिर कभी नहीं लेना है, ठीक है। और दिन में पानी ज़्यादा पीना है। तो डाइट का मेनली यही है, रोटी सब्जी खाओ, दलिया खाओ, फ्रूट खाओ, सैलड खाओ, ठीक है। लस्सी लो, छाछ मतलब छाछ लो, दही खाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है दही खाओ। अगर दूध से ब्लोटिंग हो रही है ना तो दही से नहीं होएगी, ठीक है। हाँ, दही अंदर जाके चुभ जरूर सकता है, जिन्हें पेट दर्द की प्रॉब्लम है या सेंसिटिव हो रखा ज़्यादा, उसमें कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन साथ में लोगे तो नहीं चुभेगा, ठीक है। तो दही लो, दही में जो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, वो आपके डाइजेशन, मतलब अगर आपको आईबीएस की वजह से गुड बैक्टीरियाज की कमी हो गई है पेट में, उसे भी वो पूरा करता रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस गुड बैक्टीरियाज होते हैं दही में, ठीक है। तो इस तरह आप 4-5 महीने किसी तरह अपने आपको डाइट में कंट्रोल करो, उसके बाद आप सब कुछ आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जो भी कच्चा फूड आता है, म्यूकस आता है, अनडाइजेस्टेड आता है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा 4-5-6 महीने बाद, ठीक है। तो तब तक आपको इन चीज़ों से आप ये चीज़ें खाते रहो। और कुछ लोग ये करते हैं कि बिल्कुल फ्रूट पे आ जाते हैं, वो चीज़ मत करना। मैंने एक वीडियो में बताया था, किसी के साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें अनाज है, जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट होना ही बंद हो गया था, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल फ्रूट ही खाया था, 2 साल। ये पागलपन नहीं करना है कि हमें सिर्फ फ्रूट पे रहना है, नहीं, अनाज खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब करो और ठीक हो जाओ। थोड़ा सा ना मैंने वैसे पहले भी बताया, नींद का बता देता हूँ यार। कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं समझा नहीं सकता, मतलब फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की कि क्या क्या होता था। देखो, नींद का बताता हूँ। जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेना शुरू की, ठीक है, नींद बढ़िया हो गई उससे, ठीक है, लेकिन ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, सपने बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, डोज इंक्रीज़ हुए और गहरी नींद आनी शुरू हो गई। पूरा दिन ऐसा लगता था नशे से मैं हूँ, ठीक है, जब डोजेस ज़्यादा थे। पूरे दिन नींद जैसा रहना, नशे जैसा रहना, ठीक है। तो लेकिन रात को ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते थे, दिमाग चलता ही रहता था, है ना। बहुत ज़्यादा सपने आना, सुबह भी उठ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है दिमाग चल ही रहा है, अंदर केमिकल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऐसा लगता था नींद पूरी नहीं हो रही है। फिर मैंने आपको बताया था, बाद में फिर वो मेडिसिन मेरी चेंज हुई थी, जो रिस्पेरिडोन एमिसुलप्राइड की जगह वो कर दी थी साइकेट्रिस्ट ने। तब नींद ठीक होनी शुरू हुई, सपने थोड़े कम होने शुरू हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मेरे डोजेस आगे कम हुए, ठीक है, सपने कम हुए और नींद अच्छी आनी शुरू हुई, ठीक है। जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मेडिसिन मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छूट गई, उसके बाद 10-15 दिन मुझे अजीब सा लगा। नींद में भी कई बार प्रॉब्लम आती थी, कभी 4 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद। वो उन मेडिसिन का असर ख़त्म हो रहा था ना, धीरे धीरे मैं नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहा था। फिर 1 महीना गुजरा, ठीक है, नींद में इम्प्रूवमेंट हुई। जब मैं तब की बता रहा हूँ जब मैंने मेडिसिन छोड़ दी। फिर 2 महीने गुजरे, मेडिसिन छोड़े को मुझे 2 महीने हुए, बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हुई। 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, उसके बाद तो इतनी अच्छी नींद आनी शुरू हुई, इतनी अच्छी नींद आनी शुरू हुई, ठीक है, कि एक भी ड्रीम नहीं, कोई ड्रीम नहीं, और सो रहा हूँ तो बहुत गहरी नींद आ रही है। मतलब जब मुझे आईबीएस था ना, मैं ऐसे लेट गया ना सोने, तो मुझे घंटा लग जाता था नींद लेने में कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, उसी के बारे में सोचता रहता था, नींद कब आएगी। और साइकेट्रिस्ट का कोर्स छोड़ने के बाद 4-5 महीने बाद बस मैं लेटा, 2 या 3 मिनट में मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, सीधा सुबह उठ रहा हूँ। मतलब वो जैसे पुराना में पहले बचपन में नींद आती थी, वैसी नींद आनी स्टार्ट। और अभी भी भगवान जी की दया से वही चीज़ है कि अगर मैं सो गया तो मुझे 3-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा मुझे नींद कब आ गई, और कोई सपना नहीं। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर दवाइयाँ जा रही हैं, नींद में फ्लक्चुएशंस रहेंगी, ठीक है। किसी को ड्रीम्स ज़्यादा आएंगे, किसी को कच्ची नींद आएगी, ठीक है। हो सकता है किसी की बॉडी के हिसाब से किसी को बहुत अच्छी नींद आए, ठीक है। तो लेकिन जब तुम मेडिसिन छोड़ दोगे तो उसके भी 10-15 दिन, महीना, ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा टाइम तक तुम्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मेडिसिन छोड़ने के भी 2-3 महीने बाद तुम्हें उसके बाद बहुत अच्छी नींद आनी स्टार्ट होएगी। ये मैं अपने बॉडी टाइप के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी लोगों का उनके बॉडी टाइप के हिसाब से वैरी करता है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि नींद में कैसा होता था, ठीक है। तो यार देखो, फिर से वही कह रहा हूँ, सारा खेल पेशेंस का है, पेशेंस रखना है, ये सारी फ्लक्चुएशंस झेलनी है। नींद कैसी आ रही है, पॉटी कैसी आ रही है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन को अपना काम करने दो, और
धीरे धीरे तुम इस तरह इसमें से बाहर निकल जाओगे। ठीक है। मुझे ना अपनी जर्नी की एक बात याद आ रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत सारे IBS वाले करते हैं। अब जैसे मुझे कहीं से पता चला कि मैं ये वाली आयुर्वेदिक चीज़ लेता हूँ, ठीक है, जैसे अभ्यारिष्ट ले लिया, कुटाजनवटी, ये वो है ना, कुटजारिष्ट, तो मैं वो ले रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ना एक प्लान और है पहले से ही, पहले सोच के बैठा हूँ। मुझे पता है कि इससे मेरे को आराम नहीं आएगा, तो उससे पहले ही मैं कोई और वीडियो देख के ना एक और ट्रीटमेंट सोच के बैठा हुआ हूँ कि अगर इससे आराम नहीं आया तो वो, फिर एक और ट्रीटमेंट सोच के बैठा हूँ पहले ही। तो वो अभ्यारिष्ट और कुटाजनवटी पता है, जब उन्होंने असर नहीं किया तो उनके डब्बे वैसे के वैसे साइड में रख दिए। तो कोई और ट्रीटमेंट दिमाग में सोच रखा है कि ये वाला डाइट प्लान फॉलो करूँगा, इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि इन चीज़ों से नहीं होता। IBS वाला इतना नेगेटिव हो चुका होता है, उसे पता लग गया होता है कि कोई चीज़ असर नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है। कोई ना कोई प्लान उसके दिमाग में अगला होता है कि अगर ये चीज़ असर नहीं करेगी ना, तो मैंने वो वीडियो देखी थी, मैं वो चीज़ शुरू करूँगा। फिर उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर वो ट्राई करते हैं। मतलब वो ढूंढता रहता है कि इलाज है कहाँ पे, इलाज है कहाँ पे। फिर वो चीज़ शुरू करता है। होम्योपैथी शुरू की, 3000 की दवाई, ठीक है, मान ले वो ले आया, होम्योपैथी की शुरू करी, 10-12 दिन खाता है। फिर उसे पता है कि इससे असर नहीं होएगा, उसे पहले पता है नहीं आराम होएगा। ठीक है, तो फिर एक और प्लान होता है दिमाग में कि यार अगर ये असर नहीं करेगा ना, तो मैं वो चीज़ जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, वो चीज़ मैंने कहीं किसी से सुनी थी, ये वाला ट्राई करूँगा। तो मतलब दिमाग में ना पहले ही अगले नुस्खे तैयार होते हैं IBS वालों के, और वो इसी में भटकता रहता है। उसे ये होता है कि अगर इस चीज़ ने असर नहीं किया ना, तो यार मैंने सुना है वहाँ पे अच्छी दवाई मिलती है, वहाँ जाऊँगा। तो वो ऐसे ही भटकता रहता है। उसके दिमाग में आगे से आगे प्लान होते हैं कि यार उस फोर्टिस हॉस्पिटल में वो वाला गैस्ट्रो है, अगर यहाँ पे असर नहीं हुआ ना तो मैं उसके पास जाऊँगा। आगे से आगे दिमाग में 36 प्लान बने होते हैं, अगला प्लान रेडी होता है। ठीक है, कहीं ढूंढने पे इलाज नहीं मिलता। ठीक है, फिर सोचता न्यूरोथेरेपी करवाऊँ, नले मलवाऊँ, ये करूँ। ठीक है, ये वाले फूल पेट पे बांध लूँगा, ये वाला दिया पेट पे जला लूँगा, यहाँ बैठ जाऊँगा, ये गरम गरम ये लगा लूँगा। ठीक है, सारे प्लान रेडी होते हैं, कोई प्लान असर नहीं करता। ठीक है, इसका जो असर करता है वो है सिर्फ साइकेट्रिस्ट। बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, दुनिया का पहला इंसान उसी से ठीक हुआ, साइकेट्रिस्ट से। दुनिया के उसके बाद लाखों इंसान ठीक हुए सिर्फ साइकेट्रिस्ट से, जो जेन्युइनली IBS से निकले हैं। मैं ठीक हुआ साइकेट्रिस्ट से, मुझे जिसने बताया वो ठीक हुआ साइकेट्रिस्ट से, मैंने जिसको आगे बताया वो ठीक हुआ साइकेट्रिस्ट से। आगे कमेंट्स में देख लो कितने लोग ठीक हो रहे हैं साइकेट्रिस्ट से। तो अगर अभी भी आपको ट्रस्ट ना हो, अभी भी आप कहीं और इसका इलाज ढूंढो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना ये पेट की बीमारी है, ठीक है, अभी भी आप नहीं मान रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है ये पेट की बीमारी है, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं है। ठीक है, आप ये बात अभी मानो चाहे बाद में मानो, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कब आपके कर्म आपको प्रेरित करेंगे। अच्छा, कब आपका पुराना बुरा कर्म ख़त्म होगा, बुरे कर्म का अकाउंट ख़त्म होएगा और आप सही रास्ते को मानोगे, आपका दिमाग काम करेगा और आप सही ट्रीटमेंट लेना शुरू करोगे। ठीक है, और हाँ एक बात वो और मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये वीडियो लंबी जा रही है, मैं अपनी जर्नी वैसे ही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखो मैं यार यहाँ पे अपने जो मैं वीडियोस डालता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं प्रूव करना चाहता कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, या मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान हूँ। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, बस मेरे को ये है कि लोगों तक ये पहुँचाना है कि IBS से निकलते कैसे हैं। बाकी पॉलिटिक्स मैं बाकी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता। ठीक है, कि मैं सही हूँ, किसी को लगता है कि अगर मैं सही बता रहा हूँ वो मान सकता है, किसी को नहीं। कुछ नेगेटिव लोग हैं वो नहीं सुनते हैं। ठीक है, वो भगवान की वीडियोस के नीचे जाके भी बुरे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ % लोग निकलेंगे, कल को वो बोलेंगे कि हाँ सही बात है, तो आगे वो औरों को भी बताएंगे। ठीक है, जो नेगेटिव है उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं उस टाइम नेगेटिव रहता ना, अगर मेरी अप्रोच नेगेटिव ही रहती और मैं साइकेट्रिस्ट पे बिलीव फाइनली ना करता, तो आज भी मैं IBS में फंसा होता। ठीक है, तो वो अब देख लो मुझे कितना टाइम लगा उस अप्रोच को फॉलो करने में, कितनी मैंने सर्जरीज़ करवा ली, कितने लाखों रुपए वेस्ट कर लिए, कितने डॉक्टर्स, कितनी सिटीज़ घूम लिया। ठीक है, तो वो जब अप्रोच मैंने फॉलो करी, साइकेट्रिस्ट पता लगा और माना, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का तो मुझे बहुत पहले पता लग गया था कि साइकेट्रिस्ट से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं मानता था, मैं भी आपकी तरह था, नहीं मानता था। ठीक है, वो जब मेरे कर्म ख़त्म हुए और फाइनल टाइम आया,
तब मैंने माना और फिर मैं साइकेट्रिस्ट के ही हवाले हो गया। और फिर इतनी फ्लक्चुएशंस आती थी मेडिसिन लेने के बाद, अप्स डाउन्स आते थे, सब कुछ करता चला गया, फॉलो करता चला गया, इग्नोर करता चला गया, उन्हें सहता चला गया और फाइनली ठीक हो गया। ठीक है, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान जी की दया से, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब मैंने जंक छोड़ दिया। मैंने ठीक होने के बाद बहुत जंक खाया, क्योंकि बहुत टाइम से खाया नहीं था आईबीएस में, तो मैं उनका टेस्ट ही भूल गया था कि स्प्रिंग रोल कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो बहुत खाया। अब फाइनली मेरा मन भर गया उनसे। अब मैं क्लीन डाइट फॉलो कर रहा हूँ और थोड़ा वर्कआउट भी स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन ना आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ना क्रिटिकल टाइम है, शादी का टाइम आ रखा है, किसी का करियर का टाइम चल रहा है, करियर बनाने का टाइम चल रहा है, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि जब मैं ऑफिस में जाता था ना, किसी तरह मैं अपनी जॉब कर रहा था, किसी तरह, मुझे पता है ना, पूरा मतलब ख़त्म हो चुका था, फिर भी किसी तरह कर रहा था। क्योंकि मेरा जो बॉस है उसने मेरी बहुत साथ दिया, उन्हें पता था इसे कोई बीमारी है, मैंने बताया नहीं था मुझे क्या बीमारी है, पर उन्हें पता था इसे कुछ है प्रॉब्लम। मैं यही बोलता था कि मेरे इंटेस्टाइन में दर्द होता है, इन्फेक्शन है, ऐसे ऐसे कुछ बोलता था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा आईबीएस क्या होता है। तो उन्होंने मेरी बहुत मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझसे जितना काम होता है उतना कर। किसी तरह मैं जॉब कर रहा था। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, जॉब में भी हर टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती थी, आईबीएस आईबीएस आईबीएस। 2 मिनट बाद फ़ोन खोल के अच्छा यूट्यूब पे ये वीडियो देखूँ, आईबीएस आईबीएस आईबीएस, पूरा दिन आईबीएस। फिर पॉटी आ रही है, अगर मैं ऑफिस में ही हूँ तो बिल्कुल चिकनी आ रही है, फेविकोल की तरह, आगे से गांठें आ रही हैं। ठीक है, कभी हार्ड आ रही है, बिल्कुल सूखी आ रही है। मतलब मैं समझ ही नहीं रहा हूँ कि ये कोई मैजिक हो रहा है क्या। सुबह मुझे बिल्कुल लिक्विड जैसी पतली आई और शाम को एकदम सूखी हार्ड, एकदम से इंटेस्टाइन ने पानी सोख लिया। और सुबह भी नहीं सोखा था इंटेस्टाइन ने पानी, तो वो गिर लिया। ये हो क्या रहा है? अगर सुबह बिल्कुल लिक्विड जैसी आ सकती है तो शाम को वो एकदम सूखी कैसे आ सकती है? कहाँ गया सारा पानी? फिर वो सुबह वाली पोटी क्या थी? अगर ये वाली असली है तो वो क्या थी? और फिर रात को, शाम को अगर सूखी आई तो रात को फिर से पतली आ रही है। मतलब हो क्या रहा है? इंटेस्टाइन तो एक ही है, या तो वो गिल्ली होगी या सूखी होगी, लेकिन एक टाइम पे गिल्ली पोटी आ रही है और एक ही और अगले ही कुछ घंटों बाद बिल्कुल सूखी आ रही है। ये हो क्या रहा है? मतलब इतना मतलब चेंज कैसे हो सकता है पॉटी में? ये ऐसा लगता था कोई मैजिक हो गया, पेट में कोई काला जादू हो गया। ठीक है, तो हर टाइम दिमाग में वही कि अब कैसी आएगी पॉटी, अब कैसी आएगी, अब यार ये ना खा लूँ, वो ना खा लूँ। ठीक है, और अपने जो कोलीग्स होते थे, दोस्त होते थे, उनके बीच में बैठा हूँ, वो हंस रहे हैं तो मेरे को हंसी भी नहीं आ रही है। मैं घबरा रहा हूँ, बात करते हुए भी घबरा रहा हूँ। मतलब इतना टूट चुका हूँ अंदर से, इतना इमोशनल कि मैं उनसे बात करने में भी घबरा रहा हूँ, अपने कोलीग से, दोस्तों से। हंस ही नहीं रहा हूँ, हैप्पी हार्मोन ही नहीं है। ठीक है, उनसे बचता फिर रहा हूँ। जी, मन करता था कि अपने कमरे में ही कैद रहूँ, घर में। ठीक है, और बस यूट्यूब चलाता रहूँ, इसका इलाज ढूंढता रहूँ, किसी से मिलता नहीं था। मेरे कुछ कज़न है ना, वो आज तक मुझसे नाराज़ हैं। पता है किस रीज़न से? जब वो घर पे आते थे ना, मैं अपने रूम से बाहर नहीं आता था उनसे मिलने। वो आते थे, मम्मी पापा के पास बैठ के चले जाते थे बातें करके, लेकिन मैं नहीं आता था। मैं शो करता था कि मैं सो रहा हूँ, मैं बाहर ही नहीं आता था। ठीक है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। वो आज तक भी, पर उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी? वो आज तक भी मुझसे नाराज़ हैं कि तूने तो बात करना छोड़ दिया। मतलब वो वाला रिश्ता अब नहीं रहा उनके साथ। जो जो बॉन्ड पहले था ना, इतने सालों तक मैं उनसे मिलता ही नहीं था, बाहर ही नहीं आता था, तो वो सोचते थे ये तो रूड है। ठीक है, इसमें तो घमंड है, ये तो बहुत ज़्यादा रूड है। उन्हें ये नहीं पता कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ बाहर। मन ही नहीं कर रहा है भाई, मैं अलग लाइफ में हूँ, अलग दुनिया में हूँ। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स सर्कल से कट ऑफ। फ्रेंड्स, बीच में कितने फ्रेंड्स की शादी हुई, मैं गया ही नहीं। कईयों ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया कि ये शादी में ही नहीं आया। मैं शादी में क्यों नहीं गया? क्योंकि और भी पुराने दोस्त आएंगे और वो कहेंगे भाई इसे क्या हो गया, बाल बूल बिल्कुल ही ख़त्म है, मुंह भी बिल्कुल पतला हो गया है, हड्डी हो गया बिल्कुल, फेस पे ग्लो ही नहीं है, तो बुढ़े जैसा लगने लग गया है। तो मैं सोचता था, मैं मेरे को ऐसा देखेंगे तो मैं क्या दिखाऊंगा वहाँ पे कि क्या हो गया मुझे। तो कितनी शादियों में मैं गया नहीं और उन दोस्तों ने बात करना छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि क्या था उस टाइम, क्या हुआ था? बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं उन्हें समझाने बैठूँगा। और फिर उन्हें अगर अभी समझाऊँगा तो वो बोलेंगे कि अब तुमने उस टाइम क्यों नहीं बताया। ठीक है, उस टाइम क्यों नहीं बताया? तो यार मैं क्या बताता उन्हें।
ठीक है। तो बस चलो, जो अब हो गया है वो हो गया है। और पहले भी बता चुका हूँ, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हो अपना। देखो यार, आईबीएस ने एक चीज़ सिखा दिया है कि अपना गुमनाम की ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, ठीक है। कौन कौन साथ में, कोई नहीं खड़ा होता बुरे टाइम में, ठीक है। कोई नहीं साथ में बुरे टाइम में, फ्रेंड्स वगैरह सारे सब अवॉइड, इवन अपने घर वाले ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो गुमनामी की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। अपने आप को सोशलाइज़ नहीं करना चाहता, अपना फेस, अपनी आइडेंटिटी में फेमस नहीं करना चाहता। और तुम एक बात बताओ यार, तुम जितने भी आईबीएस चैनल्स पे जाते हो या मेरे चैनल पे आते हो, तुम मेरे फेस के लिए नहीं आते, मैं कौन हूँ इसके लिए नहीं आते। तुम सिर्फ इसलिए आते हो कि तुम्हें आईबीएस की मेडिसिन पता चल सके, इसका रास्ता पता चल सके कि कैसे आईबीएस से बाहर निकलते हैं और कैसे ये ठीक होता है, और इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। इसलिए तुम आते हो आईबीएस वीडियोस देखने, और वो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, जो जो हुआ है, कैसे कैसे निकला हूँ, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर किसी आईबीएस चैनल पे जाते हो तो आप इसीलिए जाते हो इन्फॉर्मेशन लेने, ठीक है। आपको उनके फेस से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। अगर मैं आपको आईबीएस की इन्फॉर्मेशन ना दूँ ना, तो मेरा फेस किस काम का। मैं चाहे अपना फेस दिखा भी दूँ, आप कहोगे कि भाई हमें आपके फेस से क्या करना है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दो जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोशलाइज ज़्यादा नहीं होता हूँ, ठीक है। अपना ठीक है, अपनी सीक्रेट लाइफ अच्छी है, प्राइवेसी अच्छी है, ठीक है, वो मेरे को पसंद है। यूट्यूब पर भी सिर्फ इसलिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भला हो जाए लोगों का, सिर्फ इसलिए, ठीक है। नहीं तो मैं तो यूट्यूब पे क्या, नॉर्मल वीडियो में भी कभी ना हूँ, ठीक है। और अभी जो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था वीडियो का, जिसमें कपड़े नहीं पाए हैं, वो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, ठीक है, कि आप भी इस लेवल पे आ सकते हो। मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, और बहुत लोगों ने बोला था भैया जंक छोड़ दो, मैंने जंक छोड़ दिया है, मैंने बहुत खा लिया, बस अब मैं हेल्दी खाने पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो सिर्फ वो आपको मोटिवेट करने के लिए डाल लिया, मुझे उसमें ये नहीं है कि मुझे अपनी बॉडी दिखानी है, ऐसा कुछ, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी इस लेवल पे आओगे। हो सकता है आप उस वीडियो को देख के और ज़्यादा मोटिवेट हो कि अगर भैया इतना झेल के, कहाँ 35-40 किलो वज़न रह गया था, अगर, और अब 78 के अराउंड है मेरा वेट ना। जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चल रही थी 95 भी जा चुका है, अब मैं कंट्रोल करके 78 पे लाया हूँ। तो अगर मैं 35-40 किलो वज़न मेरा रह गया था, वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, सिर्फ उसलिए ये छोटे छोटे शॉर्ट डाल देता हूँ, छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस डाल देता हूँ, और बीच में तुम्हारा मतलब मन अच्छा हो सके उसके लिए कोई हंसी मजाक वाला छोटा मोटा शॉर्ट डाल देता हूँ, ठीक है, बस। तो मैं इसीलिए अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता है आईबीएस की इन्फॉर्मेशन को लेके, वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ठीक होने के बाद अगर आपको पर्सनली मेरा फ्रेंड बनना है तो उसमें वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है। तो हम सभी फ्रेंड्स ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये वीडियोस बहुत जगह जाती हैं, ठीक है, इंडिया में, हो सकता है इंडिया से बाहर भी कोई देखता हो, ठीक है। तो मुझे यार इतना फेमस नहीं होना है अपनी आइडेंटिटी रिवील करके, सोशलाइज होकर, ठीक है। अब मुझे बस इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। कोई ठीक होने के बाद अगर मुझे आगे याद रखता है, मतलब ठीक होने के बाद उसे साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, उसे वो फिर भी मुझे याद करता है और फ्रेंड बनना चाहता है, तब मैं पर्सनली बात कर सकता हूँ, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। कि आपको सच में फ्रेंड बनना है, कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है, आपको मुझे जानना है या फिर मुझे आपको जानना है, वो बात अलग है। लेकिन अभी सिर्फ आईबीएस से निकलने की सोचो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाता हूँ, अपने बारे में क्यों नहीं बताता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लो, अपने करियर पे फोकस करो, किसी की शादी होने वाली है तो शादी पे फोकस करो, और अपना साइकेट्रिस्ट से सही ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाओ। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईबीएस आप डायरिया पे क्यों नहीं बोलते। भाई डायरिया का भी यही ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें डायरिया नहीं होता था, मुझे भी कई बार तो कई मंथ तक डायरिया ही रहा है, लेकिन जो बुरा हाल मेरा किया ना, वो कॉन्स्टिपेशन ने किया, ठीक है। तो अब डायरिया का भी यही ट्रीटमेंट है, कॉन्स्टिपेशन वालों पे इसलिए फोकस करता हूँ कि पाइल्स और फिशर ना बहुत गंदी चीज़ है। मेरा ट्रस्ट करो, अगर आपको सिर्फ आईबीएस है और अभी पाइल्स और फिशर नहीं है, तो आप अभी भी बहुत बचे हुए हो, अभी भी आप बहुत बचे हुए हो। नहीं विश्वास होता तो उनसे पूछो जो अभी साथ में पाइल्स और फिशर भी फेस कर रहे हैं। मैं ऑफिस में होता था ना, तो मेरा एनल का पीछे एरिया ना, रेक्टम का, बिल्कुल टाइट अकड़ा हुआ रहता था, सूजन रहती थी,
और फिर म्यूकस वाली पॉटी आती थी, फिर हार्ड आके फंस जाती थी, आगे से गांठें आती थी। मतलब आईबीएस भी झेल रहा हूँ और वो नीचे एनल वाला इतनी प्रॉब्लम्स भी झेल रहा हूँ। उसमें लग रही है, चुभ रही है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, सूज रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, करंट बज रहे हैं अंदर, ठीक है, झंझनाहट हो रही है। तो मतलब इतना कुछ सह के पता नहीं कैसे बाहर आ गया हूँ यार। भगवान की लास्ट में कृपा ही हुई है जो मुझे सही ट्रीटमेंट पता चल गया, ठीक है। तो वही ट्रीटमेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ बस, ठीक है। तो अगर पाइल्स और फिशर से बचे हुए हो ना तो बहुत ज़्यादा अभी बचे हुए हो, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बताता हूँ। देखो मेरा ना मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा सिंपल सा एम ये है कि आने वाले फ्यूचर में यूट्यूब के ऊपर साइकेट्रिस्ट का इतना पता चल जाए, लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए कि आने वाले टाइम में साइकेट्रिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए और लोगों में आईबीएस से निकलने की अवेयरनेस हो, पूरा इलाज पता हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। इंडिया में अभी भी साइकेट्रिस्ट कॉमन नहीं है, साइकेट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर समझा जाता है, ठीक है। तो बस ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में बहुत से लोग ठीक होकर निकलें आईबीएस से। मैं तो कह रहा हूँ सभी निकलें, सभी के सभी निकलें साइकेट्रिस्ट से ठीक होके, और वो आगे अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को पता चले कि साइकेट्रिस्ट कोई भूत नहीं है, साइकेट्रिस्ट कोई पागलों का डॉक्टर नहीं है, ठीक है। आजकल के जो जेन ज़ी किड्स हैं, जो लेटेस्ट जो अभी जो किड्स हैं, उनके माता पिता मैक्सिमम तो नहीं, बहुत कम अभी भी इंडिया में साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं बच्चों को, उनकी काउंसलिंग करवाने कि ये बात नहीं मानता है, ये नेगेटिव सोचता रहता है। बस वैसे ही सेशन लेने कि 500-1000 रुपये दिए, 5-6 महीने में एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलवाने ले गए, ठीक है। साइकेट्रिस्ट उनका बच्चों का दिमाग पढ़ते हैं कि ये क्या सोचता है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ हो रही है। और करियर काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स के पास जाते हैं। अगर लोग अपने करियर को लेके इतने फोकस्ड होते हैं कि वो करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं कि बताओ हमारे बच्चे से क्या करवाएं, ये पढ़ने में ऐसा तेज है, तो मेंटली काउंसलिंग के लिए क्यों डरते हैं लोग, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से क्यों डरते हो? मेंटली काउंसलिंग तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई ठीक भी है ना, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर अगर कोई ठीक भी है तो साल में एक बार उसे साइकेट्रिस्ट के पास वैसे भी विज़िट करना चाहिए, जाके अपने दिल की सारी भड़ास निकाल के उनसे काउंसलिंग करके, क्योंकि वो आपके माइंड को अच्छे से रीड करते हैं, वो आपके हाव भाव देख के समझ जाते हैं, ठीक है। ये तो बात रही संसारी लोगों के लिए। अब जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए काउंसलिंग फिर भगवद गीता है, प्रेमानंद जी हैं, अपने ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उससे ज़्यादा काउंसलिंग क्या होगी, ठीक है। आपकी लाइफ से रिलेटेड है, सारे उसमें मतलब सारे उसमें हल हैं यार। प्रेमानंद जी ने, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा होगा आपसे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के यूट्यूब पे लिख दो, आगे लिख दो प्रेमानंद जी, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो काउंसलिंग ही है, उससे ज़्यादा काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये आपकी हॉबी फ्री में रही है तो ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर में साइकेट्रिस्ट इतना कॉमन हो जाए, इंडिया में इतना कॉमन हो जाए, पूरे वर्ल्ड में इतना कॉमन हो जाए और लोगों को पता लग जाए, ठीक है। और लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरे ना। और एक किसी पर्सन ने ना अभी एक पोस्ट पे कमेंट किया था मेरी कि जो आप बोल रहे हो कि डोजेस डिक्रीज़ होते हैं फिर ऐसे आईबीएस में से निकल जाते हैं, ठीक है, ये सब झूठ है, आप अभी भी मेडिसिन खाते होंगे, मेरे लिए लिखा है ना। तो अब मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि अपना छाती फाड़ के दिखाऊं। मुझे जिस लेडी ने बताया था आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं छूती है, इवन गैस का कैप्सूल तक नहीं खाती है। मैं गैस का कैप्सूल तक नहीं खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, ठीक है। आपको ट्रस्ट हो इसीलिए अपनी वो छोटा शॉर्ट भी डाल दिया जिसमें मैंने कपड़े नहीं पाए हैं कि हेल्दी हूँ बिल्कुल। अब वर्कआउट भी स्टार्ट किया है। मैंने बहुत से लोगों को बताया, उन्होंने साइकेट्रिस्ट की हेल्प से वही मेडिसिन लेके ठीक हुए। आज वो एक गैस का कैप्सूल भी नहीं खाते हैं, एक कायम चूरन तक, मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं। बाकी जो और सबसे पहले ठीक हुए, यूट्यूब भरा पड़ा है कितने लोग ठीक हुए साइकेट्रिस्ट से, वो आज कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्हें ट्रस्ट मैं कैसे दिलाऊं? वो नेगेटिव लोग हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अभी भी मेडिसिन ले रहा होता ना तो मेरे में इतनी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतनी वीडियोस में बनाता ही ना। मैं यही सोचता कि यार मैं तो अभी भी आईबीएस की मेडिसिन ले रहा हूँ,
इन्हें कैसे छोड़ूं कि मैं मेरे को लेनी ही ना पड़े, इतने पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, साइकेट्रिस्ट पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे में ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उन लोगों को कोई नहीं समझा सकता, वो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। उन्हें अगर भगवान भी आके एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे ना, वो उसे भी नहीं लेंगे, उस पर भी डाउट करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को छोड़ो, सिर्फ पॉजिटिव लोगों के कमेंट देखो जो यूट्यूब में नीचे बोल रहे हैं। और भाई फ्लक्चुएशन से मत डरो, हाथ जोड़ के विनती है। जो भी शुरू में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं नींद में, पेट में, गैस में, ब्लोटिंग में, पॉटी में, ठीक है, जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जब आपने इतना सारा IBS झेला है तो मेडिसिन अगर उसे कंट्रोल में ला रही है तो अभी झेलने में क्या दिक्कत है? इतने सालों से भी तो झेला है, मेडिसिन के साथ झेलने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। डॉक्टर ने जब तक बोला है वो कोर्स पूरा लो। और हाँ, अगर कोई ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहा है ना साइकेट्रिस्ट से, तो जैसे ही मेडिसिन ख़त्म होने वाली हो ना, मान लो महीने की 1 मंथ की मेडिसिन अगर साइकेट्रिस्ट ने दी है और वो ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म होने से पहले ही साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लो। डोज मिस नहीं होना चाहिए, गैप नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हें लगे कि हफ्ते की मेडिसिन बची है, कंसल्ट कर लो और उनसे और मेडिसिन मंगवा लो, ताकि जब ये वाली ख़त्म हो तो तुरंत दूसरी मेडिसिन भी आपके पास हो, ठीक है। और आप 1mg ऐप से मेडिसिन मंगवा सकते हो, ट्रूमेड्स पे भी मिल जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर दो। और जो नहीं मिलती है वो केमिस्ट से जाके ले लो, या डॉक्टर को कह दो, ऑनलाइन वालों को भेज देंगे, ठीक है। जैसे आपको लगे, मतलब इतना तो मैं उंगली पकड़ के नहीं बता सकता आपको, इतना भी दिमाग, IBS वाले बहुत तेज होते हैं, उन्हें थोड़ा सा रास्ता चाहिए होता है, वो खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और बात रही एक्सरसाइज की, तो मेरा IBS मतलब एक तो करियर की टेंशन भी थी, और एकदम से वर्कआउट छोड़ के जंक खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो बहुत जिम मैंने बहुत किया है पहले, ऐसा नहीं है। तो एक्सरसाइज का मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि जब मेरे को IBS था, मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया ना साइकेट्रिस्ट का, बीच में अगर मैं एक्सरसाइज ट्राई करता था, मैंने 3-4-5 बार जिम ज्वाइन करने की कोशिश की। बीच में मैंने एक साइकिल भी खरीद ली थी, गियर वाली साइकिल, की साइकिल पे जाया करूँगा जिम। मैं IBS के बीच में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने जिम ज्वाइन करने की कोशिश की। जैसे ही ज्वाइन करता था, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस बननी स्टार्ट हो जाती थी जिम करके, वर्कआउट करके, ठीक है। तो लोग मुझे गालियाँ देते हैं ना कि आप वर्कआउट को क्यों मना करते हो। भाई एक बार साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा होता था, आपके साथ ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि वर्कआउट करने गया हूँ, वहाँ पे हैवी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की और पेट में ब्लोटिंग, गैस बनना शुरू। तो उससे सारा मोटिवेशन भी ख़राब हो जाता था, मेरी जिम की वर्कआउट की फ़ीस भी ख़राब हुई। तुम मानोगे, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था मैं साल की फ़ीस दे आया था जिम में, 13,000 रुपये फ़ीस दी मैंने साल की, एक बारी में, ठीक है। मतलब पूरे जोश में कि अब तो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, अब तो पूरे साल की मेंबरशिप ले लेता हूँ, ठीक है। वो जाके ले ली, वो फ़ीस भी मैंने क्रेडिट कार्ड से दी थी, ठीक है, कि बाद में धीरे धीरे उतारता रहूँगा। और भाई महीना भी नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि ब्लोटिंग, वर्कआउट करने से ब्लोटिंग हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू के 5-6 महीने, 7 महीने हल्का कर लो तुम, सुबह मॉर्निंग वॉक कर लो, ठीक है। पानी सुबह ज़्यादा पानी पियो, मॉर्निंग वॉक करो, सुबह खाली पेट पानी पियोगे, फिर मॉर्निंग वॉक करोगे, उसके बाद पॉटी का प्रेशर बन जाएगा, पेट साफ़ हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हें पेट में गैस बननी बंद हो, ठीक है, कि गैस बननी बंद हो गई, फिर वर्कआउट ज्वाइन करके देखो कि क्या अब हैवी एक्सरसाइज करने से मुझे गैस तो नहीं बन रही है, फिर तुम कर सकते हो। अब तुम यही देखो, ठीक होने के बाद मैंने बहुत टाइम तक जंक खाया, बाहर का स्प्रिंग रोल, मोमोज, नूडल्स, बर्गर, ये वो, ठीक है। अब उसे खा के मैं पक गया, इतना जंक खा के। अब मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया और साफ़ खाना खाना शुरू कर दिया, क्लीन फूड, पूरा डाइट वाला, ठीक है। तो अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी अग्रेसिव वर्कआउट कर लूँ, कोई गैस नहीं बनती, कोई ब्लोटिंग नहीं होती, ठीक है। तो मैं अगर वर्कआउट को मना करता हूँ तो सिर्फ शुरू में कहता हूँ कि शुरू में अपनी बॉडी के हिसाब से देख लो, अगर तुम्हें नहीं आ रही प्रॉब्लम तो तुम कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं जिस चीज़ को मना करता हूँ वो तुम ध्यान से समझो किस लिए करता हूँ, कि IBS को ठीक करने के लिए मैं 5-6 किलोमीटर रनिंग करता था, पूरा दिन योगा की वीडियो देख के, जब भी टाइम मिले वीडियो चलाई और ये वाला योगा, ठीक है, प्राणायाम, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुंच रहा हूँ, घर पहुंचते वीडियो स्टार्ट सामने टीवी पे या फिर लैपटॉप पे, और उसे देख के आसन शुरू कि अब मैं बस जब भी टाइम मिलेगा मैं यही करूँगा। सुबह 4-4, 5-5 किलोमीटर भाग रहा हूँ, और जब भी टाइम मिल रहा है पवन मुक्तासन, भुजंगासन, ये आसन, वो आसन,
भस्त्रिका क्या क्या होता था, भ्रामरी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। ये करना गलत नहीं है, ये करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही करना आईबीएस को ठीक करने के लिए अग्रेसिवली 5-5 किलोमीटर भाग रहे हो, यही पागलपन कर रहे हो योगा प्राणायाम का, कि इससे आईबीएस ठीक होगा, सिर्फ इस चीज़ को मना करता हूँ कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, हल्का फुल्का प्राणायाम योगा कर लो, और जैसे ही तुम्हें डाइजेशन ठीक होने लगे, ब्लोटिंग कम होने लगे, तो तुम वर्कआउट जिम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कहता हूँ। अब मैं ये चीज़ मैं नहीं समझा पाता हूँ तो कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं जितनी मर्जी अग्रेसिव एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आईबीएस ठीक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से देख लो कि अगर आईबीएस का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी हैवी एक्सरसाइज से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो करो, प्राणायाम वगैरह जो करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को सोचो कि साइकेट्रिस्ट पे नहीं जाएंगे, इसी से ठीक करेंगे, वो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ समझाता हूँ, वो बात अलग है, मुझे समझानी नहीं आती कि कि मैं कैसे समझाऊँ इस बात को। और आप में से कई लोग ना मेरे कमेंट्स किसी और साइकेट्रिस्ट के चैनल पे देख लेते हैं, तो मैं वहाँ साइकेट्रिस्ट को मतलब अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ, है ना, थैंक यू सर, ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप आईबीएस के बारे में। कोई भी साइकेट्रिस्ट अगर आईबीएस के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी बहुत वीडियोस फ्री टाइम में देखता रहता हूँ, ठीक है, कि अब कौन सी मेडिसिन आ रही हैं, इनसे भी अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं कि नहीं